हेलो, जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका। और आज के इस क्लास में आपको ऐसा प्रश्न बताया जाएगा जो कि सीधे आपके एग्जाम में टकराएगा। मैं कहूंगा आपको, अगर आप बीएसएससी कार्यालय परिचारी में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। आज के इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो यकीनन मानिए कि आपके एग्जाम में यहाँ से आधे से ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो पहले हम लोग जीके को देख लेते हैं, उसके बाद हिंदी, उसके बाद मैथ के प्रश्नों को देखेंगे। उससे पहले आपको क्लियर कर दे, आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाने वाला सवाल है। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? याद रखिएगा, वो आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ में? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के कहाँ में है? गोरखपुर में। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? गोरखपुर है। और यही आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ये क्या और याद रखिएगा, अभी वर्तमान में अभी लंबा प्लेटफॉर्म दूसरा चेंज हो गया है, ठीक है ना। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म अभी वर्तमान में हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म या हुबली जंक्शन हो गया है, ठीक है ना, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म आता है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा हो जाएगा? हुबली जंक्शन हो जाएगा। फिलहाल अभी आपका यही मिलेगा। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरखपुर ही हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला नंबर सवाल क्या करें, आगे देख लेते हैं। उससे पहले नई दिल्ली को देख लेते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी? ये भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी? तो याद रखिएगा, भारत का जो राजधानी नई दिल्ली बना वह आपका बना 1911 ईस्वी में। भारत की राजधानी पहले नई दिल्ली नहीं था, पहले आपका कलकत्ता था, फिर उसको हटाकर नई दिल्ली बना दिया गया था 1911 ईस्वी में। अब पटना से देख लेते हैं, पटना से क्या क्या सवाल बनता है। सबसे पहले पटना का स्थापना कब हुआ? या बिहार की राजधानी पटना कब बनी? आपके एग्जाम में पूछा जाता है बिहार की राजधानी पटना कब बनी। याद रखिएगा, 1912 ईस्वी में बिहार की राजधानी पटना बनी। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आज के क्लास का क्वालिटी आपको कम दिखेगा, लेकिन जो क्वेश्चन है वो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जो भी सवाल आपको बताया जा रहा है आप भी उसका जवाब कमेंट में देते चलिए, ताकि जो भी क्वेश्चन है वो आपको पता चले। ठीक है, तो देख लीजिएगा, पटना बिहार की राजधानी पटना कब बने? 1912 ईस्वी में। एक पटना में उच्च न्यायालय, उसका स्थापना कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में हुआ। पटना में उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ? 1916 ईस्वी में हुआ। और एक पूछा जाता है कि पटना में जो गोलघर है उसका स्थापना कब हुआ? तो पटना में गोलघर का स्थापना हुआ था 1786 ईस्वी में। जॉन गॉलस्टीन ने करवाया था। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न छपेगा। अगला नंबर सवाल को चलते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी जवाब देने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो सवाल है आपके एग्जाम में रिपीटेड सवाल है एवं पूछे गए कई बार सवाल है एवं पूछे जाने वाले सवाल है। इसलिए मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं, आप सारे प्रश्नों का जवाब कमेंट में देते चलिए। मैं आपसे आपके लास्ट में स्कोर पूछूंगा। 32 नंबर सवाल क्या कर रहा है, प्रथम एशियाई खेल। प्रथम एशियाई खेल कहां हुआ था? तो जो प्रथम एशियाई खेल हुआ था, याद रखिएगा, वह आपका 1957 ईस्वी में हुआ था। प्रथम एशियाई खेल कब हुआ था? 1957 ईस्वी में हुआ था। कहां में हुआ था? तो हमारे भारत में हुआ था। भारत में कहां हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रथम एशियाई खेल कहां हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। एकदम याद रखिएगा, VVI सवाल है जो कि इस बार बीएसएससी कार्यालय परिचारी में देखने को मिलेगा। अगर आपका तैयारी अभी तक नहीं हुआ है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। आज का यह जो चैनल है आपका पूरा तैयारी करवा देगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है, 33 नंबर आपका सवाल है, रेशम का उत्पादन करने वाला प्रथम देश कौन सा? या रेशम का उत्पादन सबसे ज्यादा किस देश में होता है? रेशम का उत्पादन सबसे ज्यादा किस देश में होता है? रेशम उत्पादन करने वाला पहला देश कौन सा है? तो वो आपका चीन हो जाएगा। दूसरा में आपका भारत आता है। प्रथम में कौन आता है? चीन आता है। रेशम सबसे ज्यादा कहां होता है? चीन में। या चावल सबसे ज्यादा कहां होता है? तो चीन में होता है। पूछेगा विश्व में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कहां होता है? तो चीन में होता है, याद रखिएगा। जापान को हम लोग सूर्योदय का देश कहा जाता है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दुनिया भर में सबसे पहले सूर्य कहां उगता है? तो जापान देश में उगता है, इसलिए इसे सूर्योदय का देश कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। लेकिन अभी वर्तमान समय में याद रखिएगा, जो भारत की जनसंख्या है वो चीन से ज्यादा हो चुका है। जो
भारत की जनसंख्या है वो चीन से क्या हो चुका है, ज्यादा हो चुका है। तो आपके एग्जाम में पूछे जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा, तो भारत हो जाएगा। 34 नंबर सवाल की ओर चलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? जो अमर्त्य सेन थे, एक इंपॉर्टेंट सवाल है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार क्षेत्र किस क्षेत्र में दिया गया था, ये सवाल आपका कह रहा है, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइएगा। इनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया था, यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है, 35 नंबर आपका सवाल है, गोदान किसने लिखा था? गोदान किसने लिखा था, याद रखिएगा, गोदान किसने लिखा था? मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था। यह जो सवाल है आपके बीएसएससी कार्यालय परीक्षा में कई बार पूछे गए सवाल है। गोदान किसने लिखा था? तो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था। और यह जो बुक है यह खान सर का बुक है। तो मैं आग्रह करता हूं आज का जो क्लास है वो आप पूरा देखिए, क्योंकि जो भी प्रश्न है वो सीधे आपके एग्जाम में टकराएगा। गोदान किसने लिखा था? तो याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद ने गोदान लिखा था। 36 नंबर आपका सवाल क्या करा है, 36 नंबर सवाल है, 2 अक्टूबर का महत्व क्या है, इसका कारण क्या है? जो 2 अक्टूबर का महत्व है उसका कारण क्या है? कोई बच्चे बताएंगे क्या इसका कारण है? तो देखिए, शिक्षक दिवस आपका 5 सितंबर का, और यहां से भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। उसके बाद चलते हैं विश्व पर्यावरण दिवस को देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। शहीद दिवस को कब मनाते हैं? 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री का जयंती हम लोग 2 अक्टूबर को मनाते हैं। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती, और आपको पता है और किनका मनाते हैं? महात्मा गांधी जी का मनाते हैं। तो याद रखिएगा, इसके ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री का जयंती हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल का राइट हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं यहां से क्या क्या सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहले शिक्षक दिवस 5 सितंबर, पर्यावरण दिवस आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। तो याद रखिएगा, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं। एक और आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाते हैं? तो 3 दिसंबर को आपका राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाते हैं। 3 दिसंबर को आपका क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल की ओर चलते हैं, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सवाल क्या कर रहा है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? मतलब अंतरिक्ष से संबंधित जो काम काज था वो कब शुरू होने लगा? भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का आरंभ कब से होने लगा? याद रखिएगा, 1962 ईस्वी से भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ होने लगा। 1962 ईस्वी में भारत चीन का पहला युद्ध हुआ था। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा भारत और चीन का पहला युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1962 ईस्वी में भारत चीन का पहला युद्ध हुआ था। दूसरा आपका यही आपका पहला पादकाल इसीलिए लगाया गया था। आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है पहला पादकाल कब लगाया गया था? तो 1962 ईस्वी में लगाया गया था। क्यों लगाया गया था? क्योंकि भारत और चीन का युद्ध हो रहा था, इसलिए 1962 ईस्वी में आपका पातकाल लगाया गया था। आगे चलते हैं, 15 नवंबर 2000 को आपका बिहार से झारखंड अलग हुआ था। याद रखिएगा, एकदम पॉपुलर सवाल है, आपके एग्जाम में छपने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल क्या करा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा? याद रखिएगा, विश्व का सबसे लंबा नदी आपका कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक बच्चे कह रहा है कि सर गंगा होगा। गंगा आपका भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसका लंबाई आपका 2525 किलोमीटर है, जो कि उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलता है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा गंगा नदी कहां से निकलता है? तो गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलता है। अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये सवाल पहले इसका आंसर देख लेते हैं। विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सा? तो ये आपका नील नदी हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सबसे बड़ी आपका
विभेजन हो जाएगा, याद रखिएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रारंभ कब होता है? कोई बच्चे बता सकते हैं? आप लोग बीएसएससी का एक एग्जाम जो हो रहा है, ऐसा ही सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना, कि राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रारंभ कब से होता है? 1 चैत्र से होता है, या 1 आषाढ़ से होता है, या 1 वैशाख से होता है, या माघ से होता है? आपके मम्मी पापा इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना, तो एक बार ट्राई जरूर कीजिए, इसका जवाब आप लोग को दे देंगे। तो जो राष्ट्रीय कैलेंडर का जो प्रारंभ होता है वह 1 चैत्र से होता है। कब से होता है? 1 चैत्र से होता है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग बताइएगा कि हम आप लोग को क्लास कैसा करवा रहे हैं, ठीक है, आज का क्लास आपको कैसा लग रहा है, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। काली क्रांति, काली क्रांति का संबंध किससे? काली क्रांति का संबंध किससे है बताइएगा? काली क्रांति का संबंध किससे? बिल्कुल राइट आंसर है, पेट्रोलियम उत्पादन से है। काली क्रांति का संबंध किससे? पेट्रोलियम उत्पादन से है। मछली का पूछेगा तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मछली उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? तो दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे? मछली उत्पादन से है। और हरित क्रांति का संबंध किससे है? फसल यानी गेहूं से है। अगला नंबर सवाल को चलते हैं, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल क्या करे? वह यह न्यूनतम साक्षरता वाले 4 राज्यों में से एक नहीं है। मतलब सबसे कम पढ़ा लिखा राज्यों में से कौन एक नहीं है? जैसे में आपका बिहार तो सबसे कम पढ़ा लिखा है, ये तो आपका हो ही जाएगा। यहाँ पर पूछा कि कौन नहीं है, इसमें से कौन नहीं है? राजस्थान भी ये कम, मतलब ये न्यूनतम साक्षरता में आता है। झारखंड भी आपका न्यूनतम यानी कम पढ़ा लिखा वाला राज्य में आता है। लेकिन जो मिजोरम है ये हाई फाई राज्य है, यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे। ऐसे तो केरल का आता है, लेकिन मिजोरम भी आपका पढ़ा लिखा हुआ राज्य में आता है। ये सब हमारा बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, यहाँ पर एजुकेशन की बहुत ही मतलब कमी है। झारखंड हो गया, राजस्थान, ये सब न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य हैं, लेकिन यहाँ पर मिजोरम नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा? सवाल क्या करा कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह कहां पर है? ठीक है ना, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पर है। मतलब कहां पर है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। यह आपका पोर्ट ब्लेयर में है। कहां में है? पोर्ट ब्लेयर में। सभी को पता है पोर्ट ब्लेयर कहां में है, ठीक है ना। उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे में गोवा से क्या सवाल पूछा जाता है कि गोवा का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नृत्य कौन सा, या प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा? गोवा का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा? तो याद रखिएगा, गोवा का क्या हो जाएगा? कोई बच्चे बता पाएंगे गोवा का क्या हो जाता है? गोवा का राष्ट्रीय उसको लोक नृत्य पूछा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर अमृतसर है, तो अमृतसर में आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपका पूछा जाता है जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। अगले नंबर सवाल को चलते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर सवाल क्या करा, यहाँ से आ जाते हैं यहाँ पर 43 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है? 43 नंबर आपका सवाल है, इनका नाम रुद्रबीना से जुड़ा हुआ है। किसका नाम है? रुद्रबीना से जुड़ा हुआ है। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। रुद्रबीना किससे जुड़ा हुआ है? तो असद अली खान से जुड़ा हुआ है। रुद्रबीना किससे जुड़ा हुआ है? असद अली खान से जुड़ा हुआ है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसका नाम है रुद्रबीना से जुड़ा हुआ है? तो असद अली खान से जुड़ा हुआ है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या है, जो कि आपके एग्जाम में आएगा? 44 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है? 44 नंबर आपका सवाल है, मार्च ऑफ द क्वाल्टिंस। मार्च ऑफ द क्वाल्टिंस इस देश का राष्ट्रीय गीत है। मतलब मार्च ऑफ द वाल्टिंस किस देश का राष्ट्रीय गीत है? जैसे हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम है, जिसका रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। उसी प्रकार से मार्च ऑफ द वाल्टिंस किस देश का राष्ट्रीय गीत है? तो याद रखिएगा, यह आपका हो जाता है बिल्कुल राइट आंसर, यह आपका चीन का हो जाता है। यह आपका कहां का हो जाता है? चीन का हो जाता है। और चीन का मुद्रा कभी कभी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, चीन का मुद्रा जो होता है वह युआन होता है। चीन का जो मुद्रा होता है वो आपका क्या होता है? युआन होता है। जापान की राजधानी कहाँ है? आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, तो टोक्यो हो जाता है। याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। 45 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है कि डाक सेवा आरंभ करने वाला प्रथम देश कौन था? डाक सेवा मतलब आप लोग समझ रहे हैं डाक सेवा क्या होता है?
डाक सेवा आरंभ करने वाला प्रथम देश कौन था? याद रखिएगा, डाक सेवा आरंभ करने वाला पहला देश आपका इंग्लैंड था। कौन सा देश था? इंग्लैंड था। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आज के इस क्लास में आपको हिंदी भी करवाएंगे, मैथ भी करवाएंगे, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बस आप वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में बताइए कि आपका कितना स्कोर सही हुआ और आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ये जरूर बताइए आप लोग। किस लेखक ने स्वामी नाम के चरित्र का सृजन किया है? किस लेखक ने स्वामी नाम के चरित्र का सृजन किया? आप लोग बताएंगे किस लेखक ने स्वामी नाम के चरित्र का सृजन किया है? तो नारायण ने किया है। किसने किया है? नारायण प्रसाद ने किया है। याद रखिएगा, बिल्कुल इंपोर्टेंट सवाल है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 47 नंबर आपका सवाल क्या है? मगध राज का प्रथम राजधानी कौन सा था? जो मगध राज है उसका प्रथम सबसे पहले राजधानी कहाँ था? ये सबको पता होना चाहिए। इसका राजधानी सबसे पहले राजगीर था। कहाँ में था? राजगीर में था। याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है कि बुद्ध के सिद्धांतों में कितने आर्य सत्य हैं? बुद्ध के सिद्धांतों में कितने आर्य सत्य हैं? तो याद रखिएगा 4 आर्य सत्य हैं। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है? 49 नंबर आपका सवाल है कि किस सिख गुरु ने खालस पंथ का स्थापना किया है? किस सिख गुरु ने खालसा पंथ का स्थापना किया है? तो याद रखिएगा, गोविंद सिंह ने किया है। गुरु गोविंद सिंह ने आपका खालसा पंथ का स्थापना किया है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा खालसा पंथ का स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। एक गुरु अंगद देव ये आपके सिख गुरु के 5वें गुरु थे। ठीक है ना? आगे चले। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा? तो याद रखिएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति हो जाता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। लाल या गुलाबी ग्रह हम लोग मंगल को कहते हैं, पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं, शनि को हम लोग पीला ग्रह कहते हैं। याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सबसे छोटा ग्रह किसे कहा जाता है? तो बुध को सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है। अगला नंबर सवाल है कि समुद्री जल की लवणता ग्राम लगभग 100 ग्राम में है। समुद्री जल की लवणता ग्राम लग प्रतिशत 100 ग्राम है। मतलब समुद्री जल की लवणता ग्राम में है, मतलब कितना ग्राम है? 100 ग्राम में से कितना ग्राम समुद्री जल की लवणता है? जैसे मान लीजिए कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो समुद्र का पानी मान लीजिए कि 100% है, उसमें से लवणता यानी खारा कितना प्रतिशत है? ये आपका सवाल कह रहा है। तो लगभग में 3.5% लवणता है। ठीक है, लवणता यानी खारा है। अगला नंबर सवाल क्या करा कि किस राजनीतिक नेता का उपन्यास टिप्पू है? मतलब किस राजनीतिक नेता का उपन्यास एक है, उसका नाम आपका टिप्पू है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, ये आपका अखिलेश यादव का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अखिलेश यादव का हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 53 नंबर आपका सवाल क्या करा है? 53 नंबर आपका सवाल है किसका नाम पवनार से जुड़ा हुआ है? किसका नाम है आपका पवनार से जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा, पवनार से किसका नाम जुड़ा हुआ है? ये आपका विनोबा भावे का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? विनोबा भावे का हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसका नाम है पवनार से जुड़ा हुआ है? तो विनोबा भावे का हो जाएगा। वायु में ध्वनि की तरंगे, वायु में ध्वनि की तरंगे कैसी है? अनुदैर्घ्य तरंग है, या रेडियो तरंग है, या अनुप्रस्थ तरंग है, या विद्युत चुंबकीय तरंग है? कैसा तरंग है? तो आप लोग बताइएगा। ये आपका अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। वायु में ध्वनि का तरंग कैसा है? अनुदैर्घ्य तरंग है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 55 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है? 55 नंबर आपका सवाल है पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? तो याद रखिएगा, शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। पृथ्वी पर केंद्र का मान क्या होता है? शून्य होता है। अगला नंबर सवाल को चलते हैं, जो कि सीधे आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो याद रखिएगा, लकड़ी ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय का मतलब क्या होता है कि जो जो मतलब एक बार उपयोग करने के बाद उसका दोबारा हम लोग उपयोग कर सकते हैं। जैसे में कोयला का आपका समाप्त हो जाता है जलाने के बाद, प्राकृतिक गैस में पेट्रोलियम भी समाप्त होता है, जो लेकिन जब आप लकड़ी को जलाएंगे तो आपका चारकोल बचता है, काला काला बचता है ना, तो लकड़ी को हम लोग पुनः उपयोग कर सकते हैं। इसलिए नवीकरणीय संसाधन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? लकड़ी हो जाएगा। 57 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है? ऊर्जा का हासित हो रहा स्रोत कौन सा? ऊर्जा का हासित हो रहा स्रोत कौन
सा है, मतलब ऊर्जा का आश्रित होने वाला स्रोत कौन सा है, मतलब समाप्त होने वाला स्रोत कौन सा है। जैसे में वायु तो कभी समाप्त नहीं होगा, जल भी नहीं होगा, सूर्य का प्रकाश भी नहीं होगा, लेकिन जीवाश्म जो ईंधन है ये हासित हो रहा स्रोत है, ये समाप्त हो रहा स्रोत है। लकड़ी में कार्बन की कितनी प्रतिशत होती है? लकड़ी में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है? तो लकड़ी में 60% कार्बन की मात्रा पाया जाता है, और जिसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता है वह चीज जलता है। जिसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता है वह क्या होता है? जलता है। अगला नंबर सवाल क्या करा, किसका उष्मीय मान सर्वोच्चतम है? किसका उष्मीय मान सर्वोच्चतम है? इसमें से किसका मान सर्वोच्चतम है? तो याद रखिएगा कोक का मान जो होता है वो सबसे सर्वोच्चतम है। किसका उष्मीय मान सबसे सर्वोच्चतम है? तो कोक का है। ठीक है, आगे चलिए। 60 नंबर आपका प्रश्न है कि किस अयस्क का भर्जन किया जाता है? किस अयस्क का भर्जन किया जाता है? याद रखिएगा किस अयस्क का भर्जन किया जाता है? तो जिंक ब्लेड का भर्जन किया जाता है। जिंक ब्लेड का क्या किया जाता है? भर्जन किया जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस अयस्क का भर्जन किया जाता है? तो जिंक ब्लेड का आपका भर्जन किया जाता है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या है कि मोलासेस सीरे मोलालेस में लगभग 30% होता है। शीरा होता है उसमें से लगभग कितना प्रतिशत, मतलब 30% क्या होता है, ये आपसे सवाल करा है। 30% क्या होता है? तो उसमें 30% क्या होता है याद रखिएगा। जैसे में ग्लूकोज का जो सूत्र आपके एग्जाम में पूछा जाता है C6H12O6 होता है। H6 ये C6H12O6 आपका ग्लूकोज का सूत्र होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि लगभग कितना प्रतिशत 30% क्या होता है? तो आपका सुक्रोज होता है। ठीक है ना, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा ये आपका हुआ था 1945 ईस्वी में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? 1945 ईस्वी में हुआ था। 63 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है? 63 नंबर आपका सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर फसल है? इसमें से आपको बताना है कौन सा फाइबर फसल है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जूट आपका फाइबर फसल है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 64 नंबर आपका सवाल है, भारत की स्थलीय सीमा लगभग कितने देशों को छूती है? भारत का जो स्थलीय सीमा है वह लगभग कितना देशों को छूता है? तो लगभग 7 देशों को छूता है। लगभग 7 देशों को स्थलीय सीमा छूता है। भारत का जो स्थलीय सीमा जो जमीन वाला सतह है वह कितने देशों को छूता है? तो 7 देशों को छूता है। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है? अगला नंबर आपका सवाल है कि गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? एकदम पॉपुलर सवाल है। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी को नाम से जानते हैं? नारायणी नाम से जानते हैं। गंडक नदी को नेपाल में हम लोग नारायणी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नारायणी के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 66 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है? रंग भेद की नीति किस देश में कायम था? रंग भेद का नीति किस देश में कायम था? तो याद रखिएगा रंग भेद का नीति जो कायम था वह दक्षिणी अफ्रीका में था। क्या था? दक्षिणी अफ्रीका में था। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर आपका सवाल करा बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो याद रखिएगा बिहार जो बंगाल से अलग हुआ था वह आपका हुआ था 1912 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था। 1935 ईस्वी में आपका आरबीआई बैंक का स्थापना हुआ था। अगला नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला कौन था? रंग भेद के विरुद्ध आवाज उठाने वाला कौन था? तो याद रखिएगा वो आपका मार्टिन लूथर किंग था। रंग भेद के विरुद्ध आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था? मार्टिन लूथर किंग था। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 69 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है? 69 नंबर आपका सवाल है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट होता है। अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल यहां से आ जाएगा। हाँ 70 नंबर आपका सवाल, 69 वहां पर हो चुका है। 70 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है? 70 नंबर आपका सवाल है जो कि जीके में अब समाप्त हो रहा है। ठीक है ना। प्रसिद्ध लैगून झील, लैगून का मतलब होता है खारा पानी का झील, यानी चिल्का झील। लैगून झील यानी चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील आपका उड़ीसा में स्थित है। यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? चिल्का झील है, लैगून झील है, ये आपका उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, आगे आइए।
अब हम लोग हिंदी के प्रश्न को देखते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग किसके प्रश्न को देखते हैं, हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। तो आप लोग भी कमेंट में जवाब दीजिएगा। उससे पहले आपका स्कोर कितना हुआ जीके में, यहाँ से आ जाइए 1 मिनट। हम्म उससे पहले आप लोग का जीके में कितना स्कोर हुआ, जीके के इसमें 40 प्रश्न आपको क्लियर किए, ठीक है। अगर 30 के आसपास सही हुआ है, 30-25 सही हुआ है, तो बिल्कुल आपका है, आपका इसमें सिलेक्शन होने का संभावना है, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिए हिंदी में भी आपका 30 प्रश्न क्लियर होगा, क्योंकि किताब में आपका 30 ही प्रश्न पूछा जाता है और आपके एग्जाम में भी 30 ही प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो 30 में से कम 20, 21, 22 यानी 20 प्लस से सही करने का संभावना रखिए, यानी पावर रखिए, क्षमता रखिए। लास्ट में आपसे स्कोर पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए 71 नंबर सवाल हिंदी में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पर शब्द पूछ रहा है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, और सुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और सुख, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर औतु सुख सब लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा वह औत सुख हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या है, 22 नंबर, आप 72 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है, रस के संबंध में वाक रसात्मक काव्यम किस आचार्य ने कहा है। रस के संबंध में वाक रसात्मक के काव्यम किस आचार्य ने कहा है, याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। आचार्य विश्वनाथ ने कहा है। किसने कहा है, आचार्य विश्वनाथ ने कहा है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है 73 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है, मैं कलम से लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं, वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह बताइए। मैं कलम से लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं, कर्ता ने कर्म को करण से कलम से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप इस प्रकार से विभक्ति चिन्हों को पहचान सकते हैं। अगला नंबर सवाल क्या है, 74 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है, एक भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन सा कवि विश्व विख्यात है। एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन सा कवि विख्यात है, तो याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है। एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, माखनलाल चतुर्वेदी प्रसिद्ध है। 75 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है, 75 नंबर आपका सवाल है, कबीर प्रसिद्ध है, यानी कबीर के क्या प्रसिद्ध है, कवित प्रसिद्ध है, या पद प्रसिद्ध है, या स्वया प्रसिद्ध है, या क्या प्रसिद्ध है, दोहा प्रसिद्ध है। तो आपको पता है कि कबीर जो है उनका सबसे ज्यादा दोहा प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है, दोहा। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 76 नंबर आपका सवाल क्या करा है, छत्र छाया, छत्र छाया का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि छत्र छाया शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। कोई बच्चे बता सकते हैं छत्र छाया शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो छत्र प्लस में छाया, छत्र प्लस में छाया मिलकर क्या बनेगा, छत्र छाया बनेगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। उसी प्रकार से आपके एग्जाम में कभी कभी विद्यालय पूछ लिया जाता है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो विद्या प्लस क्या हो जाएगा, आलय। उसी प्रकार से हिमालय, हिम प्लस आलय। इसी प्रकार से आप लोग याद रखिएगा, संधि विच्छेद से आपके एग्जाम में 2 प्रश्न पूछा जाता है। अगला नंबर सवाल क्या करा, 77 नंबर आपका सवाल है, क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है। क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है, तो याद रखिएगा, क्रोध जो है आपका वो किस रस का अस्थाई भाव है, तो रौद्र रस का अस्थाई भाव है। किसका अस्थाई भाव है, रौद्र रस का अस्थाई भाव है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या करे, साधु शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, साधु शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो साध्वी होगा। साधु का स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, साध्वी हो जाएगा। साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, साध्वी हो जाएगा। 79 नंबर आपका सवाल है, जायसी ने किस भाषा में पद्मावत की रचना किया है। जायसी ने किस भाषा में पद्मावत की रचना किया है, याद रखिएगा, अवधी भाषा में। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जायसी ने किस भाषा में पद्मावत की रचना किया, जायसी एक कवि हैं, उन्होंने पद्मावत की रचना किस भाषा में किया है, तो अवधी भाषा में किया है। अगला नंबर सवाल क्या है, 80 नंबर आपका सवाल है, जो हिसाब किताब की जांच करता है, जो हिसाब किताब की जांच करता है उसे एक शब्द में हम लोग क्या कहते हैं, जो हिसाब किताब की जांच करता है उसे एक शब्द में हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा, उसे हम लोग आक्यंक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं, आक्यंक्षक कहते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 81 नंबर आपका सवाल क्या करा है, संधि की तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, संधि को तोड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा, विच्छेद
कहते हैं। यदि हम लोग संधि को दो भागों में बांटते हैं तो उसे हम लोग संधि विच्छेद कहते हैं। याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब 82 नंबर आपका सवाल क्या करे, अभाव। अभाव यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, अभाव कौन सा समास हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग जवाब दीजिए, फिर हम बताते हैं इसको कैसे पहचाना है। सबसे पहले बहुब्रीहि को क्लियर करते हैं। बहुब्रीहि में अगर ज्यादातर भगवान का नाम आता है, जैसे मैं पूछेगा नीलकंठ किसका उदाहरण है, तो बहुब्रीहि का है। उसी प्रकार से चक्रपाणि किसका हो जाएगा, जो भगवान का नाम आ जाएगा वो बहुब्रीहि समास। यह भाव पूछ रहा है तो जिसमें हम लोग संधि विच्छेद करें, जिसमें दोनों शब्द प्रधान हो, जिसमें दोनों शब्द का अर्थ हो, वो आपका तत्पुरुष होता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभाव है तो अ प्लस में भाव, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर पूछ रहा है कि घनश्याम। उसी प्रकार से 83 नंबर सवाल है कि घनश्याम में कौन सा समास है। घनश्याम में कौन सा समास है, तो याद रखिएगा घनश्याम में आपका कौन सा समास हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का रहा है कर्मधारय समास। इसका कर्म नहीं धारण किया कि श्याम जो है सो कैसा है, घन जैसा है, कर्मधारय समास। और आपका 5 नंबर का गद्यांश यहाँ से पूछा जाता है। ये गद्यांश है और गद्यांश पढ़कर आपको आंसर देना रहता है, तो ठीक है। तो यहाँ पर गद्यांश फिलहाल तो यहाँ पर दिखेगा नहीं आपको। ये गद्यांश आप लोग समझते हैं ना, जैसे में ये वाला आपको पहले पढ़ लेना है, फिर इसी से रिलेटेड आपका नीचे नीचे क्वेश्चन दिया रहता है और आपको चुनकर बताना रहता है, ठीक है ना। जैसे में यहाँ पर आ जाइए, अब आगे आ जाइए। मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आप लोग बताइएगा। मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, लज्जित होना। क्या होगा, लज्जित होना। क्या हो जाएगा, लज्जित होना। मुंह छिपाना यानी लज्जित होना। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, आप लोग बताइएगा। इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध मतलब गलत है। जैसे में राम लक्ष्मण और सीता जंगल को गए, ये बिल्कुल सही बात है। अब वह फिर से पढ़ना चाहता है, ये भी सही है। कई बार वह आगरा हुआ है, वो आया है, ये भी सही है। लेकिन लास्ट हमारा वही बचा, कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया, ये भी आपको सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका गलत है। इस शुद्ध जो है ये गलत है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप चाहते हैं कि डेली आपका अगर बुक से पढ़ाई हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर बुक से पढ़ाई कर दीजिए। और मैथ का प्रश्न देखिए किस लेवल का आपका मैथ का प्रश्न आता है। इस लेवल का प्रश्न हम आपको कई बार बता चुके हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।